हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज जो हमारी है। 23 कंप्लीट हो गया, 22 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज शायद ये लास्ट वीडियो है जेई चैप्टर वाइज 22 के पीवाईक्यू। और बीच में जो मैंने आपको कहा था कि हम 30 डे चैलेंज कुछ करेंगे, तो उसमें मैंने आपके मॉडर्न के पीवाईक्यू और पूरे मॉडर्न के पीवाईक्यू करा दिए। और उसके बाद आपको ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है इसके पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। इसमें खास क्या है, पीवाईक्यू के तो बहुत सारे चैनल हैं, आपको मिलेंगे। इस पीवाईक्यू में ये खास है बच्चों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और ये पीवाईक्यू देख रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, जिससे अगर आपने वो पहले पढ़ा होगा तो आप उसको ईजिली रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं 31 क्वेश्चन हैं। मैं इसमें 2021 भी इंक्लूड कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहे थे। और आप यकीन मानिए कंसेप्ट सब एक जैसे ही हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इलेक्ट्रोस्टैट से तो बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप अपने जेई जो आपका होने वाला है, शिफ्ट भी अब आपकी डेट भी रिलीज हो गई है, उसके लिए ये चैप्टर छोड़ के ना जाएं। और एक मैं मास्टर वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ कुछ टॉपिक की, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं पूरे पीवाईक्यू के साथ उसमें आऊँगा। आज पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बरसाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, वीडियो देखिए। कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, वो भी बताइए, जो आया उसे भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है, जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले, फोर्स कैलकुलेट करने वाले और चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी निकालने वाले। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट 1, वायर। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट होंगे। जैसे हमारे वायर है, हम इसमें 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको ध्यान में रखना है, और मे भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वायर से। तो बच्चों, जो वायर है, आपकी वायर कैसी वायर हो सकती है? मे बी आपकी स्ट्रेट वायर हो सकती है, इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकती है। अगर आप बात करें किसी फाइनाइट वायर की, ठीक है, किसी फाइनाइट वायर की बात करें, तो फाइनाइट वायर जब भी आपको दिया रहेगा, मान लीजिए फाइनाइट वायर है, तो ये जो फाइनाइट वायर है इसमें हमें कोई करंट दे दी गई है कि भैया इसमें कोई करंट क्या मूव कर रही है, आई मूव कर रही है, और आपके यहाँ किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऐसी तो क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके पास फाइनाइट वायर है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, केस 1 है, अगर आपके पास फाइनाइट वायर है, तो फाइनाइट वायर में भी 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि फाइनाइट वायर का जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं बायो सेवर्ट लॉ से, और इसका ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पी पे, ये वाला, और इस साइड पे जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। सपोज ये एंगल आपका θ1 है, ये θ2 है। तो अगर ये θ1 और θ2 है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी μ0I/4πr। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला ही रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके फॉर्मूला रिवीजन देख सकते हैं। तो P पॉइंट है एट विच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आप μ0I, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin θ1 प्लस sin θ2। अच्छा, सपोज कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा गया है कि ये एंगल दे दिया गया, मान लो ये अल्फा दे दिया गया, और ये आउटर साइड का एंगल जो यहाँ पर है ये आपको बीटा दे दिया गया। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है μ0I/4πr, और ये आपका हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, आपने अपने स्कूल लेवल में ड्राइव किया होगा, वैसे इसका डेरिवेशन होता तो नहीं है। अब ये फाइनाइट वायर थी। अगर आपसे केस 2 पूछा जाता है कि इनफाइनाइट वायर का निकालिए। अब इनफाइनाइट वायर से आप समझ रहे होंगे कि
कि आपकी जो वायर होगी वो कैसी होगी, वो आपकी इन्फिनिटी तक पहुंचेगी, उसका कोई फाइनाइट एंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका कोई ये एक वायर है, ठीक है, ये आपकी एक वायर है और ये वायर कहाँ को जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो आप इसको थोड़ा विजुलाइज करें, तो इन्फिनिटी में ये जा रही है, तो जो साइन की वैल्यू है यहाँ पे, जो आपका θ1 और θ2 है वो कितना हो जाएगा, तो लगभग आपका 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 90 रख दें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 की जगह आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा केस आएगा सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसका अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सेमी इनफाइनाइट वायर कैसे हो जाएगी, जैसे ये वायर है, एक एंड तो इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरा एंड आपका यहाँ पे है, ठीक है, मतलब एक बॉटम एंड पे ये टच है। तो इस केस में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, एक एंगल आपका 0, एक 90, ठीक है। तो ये तीनों केस हो गए आपके वायर के, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, जो फाइनाइट वायर है उसका यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि कुछ मैं आपको ऑलरेडी मैं आपके लिए कुछ कैलकुलेट करके लाया हूँ, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एक आपको क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है, सपोज ये एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें कुछ करंट मूव हो रही है, मान लीजिए ये कोई करंट मूव हो रही है इसमें आई, ये आपकी करंट मूव हो रही है, ठीक है, और आपके इसके सेंटर पे ये ओ सेंटर है, अगर इसकी लेंथ आपकी इक्विलेटरल है तो तीनों लेंथ सेम होंगी, तो आपके सेंटर पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखिए, B = 3√3 म्यू नॉट आई अपॉन में आपका हो जाएगा 4 पाई ए। अच्छा, ए क्या है, अच्छा ए क्या है आपका, यहाँ पे ए जो है वो है आपका इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से आपकी डिस्टेंस ये वाली जो डिस्टेंस है वो A है। अब आप कहेंगे सर ये A कैसे निकलेगी, तो ये A निकालना आपको आना चाहिए। A की वैल्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होती है L/2√3। अगर वहीं पर आपको सेकंड केस स्क्वायर का दे दें, हो सकता है ट्राइंगल और स्क्वायर ज़्यादा दो ही पूछे जाते हैं, अगर आपको स्क्वायर दे दिया गया तो स्क्वायर देने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आई करंट मान लो इसमें मूव हो रही है, ये आई चल रही है इसमें, तो आपसे कहा कि इसके सेंटर पे बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको इसके लिए जो फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, देखिए अभी आए कहाँ से, ये जो आपने अभी फाइनाइट वायर का केस पढ़ा उससे आपके ये कैलकुलेट हुए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, देखो इसमें 4 साइड हो जाएंगे तो 4√2 आप इसको कैसे भी टेक्निक से याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या होगा, देखिए इस पूरे की साइड को हम 2a ले लेते हैं, और ए कितना होगा, ए होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आपको साइड दी रहेगी, करंट दी रहेगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कंसेप्ट नंबर जो 2 है, जो कंसेप्ट नंबर 2 है वो है आपका कॉइल। कॉइल का कई बार पूछा जाता है, अगर आपको एक कॉइल दे दी जाएगी और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा तो कैसे निकलेगा, देखो मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, कहाँ पर पूछा जाएगा, आपसे कॉइल में कुछ करंट दे दी जाएगी, मान लो आई करंट है, ठीक है, इसमें एक करंट मूव हो रही है आई, और ये इसका सेंटर है O, और आपसे कहा कि इसकी यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस x है और ये इसकी जो रेडियस है ये r है, तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो कितना होगा, बी एक्सिस जो आपका होगा, ये हम बायो सेवर्ट से कैलकुलेट करते हैं, वो होगा म्यू नॉट आई एन
n है नंबर ऑफ टर्न, रेडियस आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3/2 ये फॉर्मूला होता है। और आप देखेंगे कि जेईई में डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली क्वांटिटी है कैसे आई? अगर आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालें यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, r² प्लस x² और रूट में, तो वही ये हमारी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अच्छा जी, आगे आप देखें, अब इसी कॉइल में अगर आपसे सेंटर पे पूछ दें इसका, अगर आपको इस कॉइल के सेंटर पे पूछ दें पूरी कॉइल का, तो कितना आ जाएगा? x को आप 0 रख दो, x जैसे ही 0 रखेंगे तो वो बन जाएगा μ0 Ni/2r, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्न है। तो ये किस कॉइल की हो गई? फुल कॉइल की हो गई। ठीक है, आगे मैं इसी में आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। कौन कौन से? देखिए, अगर आपको एक कॉइल दे रखी है, ये एक पूरी कॉइल दे रखी है, और आपसे कहा कि इसके सेंटर पे बताइए। ठीक है, आपसे इसके सेंटर पे पूछा गया, तो अभी आपने निकाला, एक्सिस से हम निकाल सकते हैं। अगर ये सेंटर O है और ये रेडियस आपकी R है, तो इसका पूरे का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/2r, और n अगर नंबर ऑफ टर्न है तो n का इंटू कर देंगे। ठीक है, अब सपोज अगर आपको हाफ कॉइल दी है, हाफ कॉइल का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी वाली कॉइल है उसका आधा कर दीजिए। तो बड़ी वाली कॉइल का कितना था? μ0Ni/2r, तो ये कितना हो जाएगा? 4r। अगर आपसे पूछेंगे कि एक आपका क्वार्टर कॉइल है, 1/4 कॉइल का पार्ट है, तो उसका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फुल कॉइल का 1/4। ठीक है, अच्छा, कई बार सेक्टर पूछा जाता है कि सेक्टर का बताओ, और ये करंट I है और आपसे कहेंगे ये एंगल थीटा है, तो सेक्टर का कितना होगा? तो अगर सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे तो सेक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है, उसको θ/2π से आप क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगर ये कॉइल में चलें, आप इसी कॉइल में वापस चलें और आपसे पूछा जाए ये जो कॉइल है इसके सेंटर, ये बहुत बार पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, सेंटर और एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताइए, तो उसका रेशियो आता है 1 - 3/2 x² ठीक है, जहाँ x r से बहुत छोटा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वैसे तो इसमें कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। कॉम्बिनेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए, अब 2-2, 3-3 कॉइल को आप रीअरेंज कर देंगे। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वायर के लिए अगर आप देखें तो हमारा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किससे होता है? राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखें, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो आप इनवर्ड और आउटवर्ड बता सकते हैं। और वहीं कॉइल की बात करें, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड हम किससे निकालते हैं? स्क्रू रूल से निकालते हैं, जिसमें हम फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और थंब आपका डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप सोचिए, अगर आपने कॉइल का क्या कर दिया, कॉइल को आपने कॉम्बिनेशन किया। जैसे मान लो एक कॉइल ये है, एक कॉइल आपकी ये है, ये 2 कॉइल है। ठीक है, इसकी रेडियस मान लीजिए r है, इसकी भी रेडियस क्या है? r है, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाली डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल या हेल्मटोज कॉइल भी कहते हैं। तो O पर जो मैग्नेटिक हेल्मटोज कॉइल की जो हमारी करंट होगी वो भी सेम डायरेक्शन में होगी, और O पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 8 या NCERT में दिया हुआ है 8/5√2 μ0Ni/r होगा। इस पूरे की वैल्यू कभी कभी डेसिमल में भी पूछी जाती है, तो इसको सॉल्व करके आता है 0.716 μ0Ni/r। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। कोई इसको कोएक्सियल कॉइल भी कहता है। अगर कोप्लेनर कॉइल है, मान लो एक कॉइल ये है और एक कॉइल इन्होंने ये दे दी। अब इसमें देखिए, मान लो इसमें करंट I1 इस साइड को चली गई, I2 इधर को चली गई। इसकी जो डिस्टेंस है मान लो R1 है, इसकी R2 है,
तो यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए अगर डिस्टेंस या रेडियस इनकी r1 r2 है और करंट सेम डायरेक्शन में है, इधर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, एक में करंट इधर है एक में करंट इधर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आर किसका कम है। जिसका आर कम होगा उसका बी ज़्यादा होगा और उसी की डायरेक्शन चलेगी। तो कहने का मतलब है जैसे ये R1 है और ये R2 है, तो जो हमारा अंदर वाली कॉइल है उसका R1 क्या है, कम है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो अगर पहले वाला का मैग्नेटिक फील्ड B1 है, बाहर वाले का B2 है, तो आप क्या करेंगे, B1 माइनस B2, डायरेक्शन किसकी चलेगी, B1 की चलेगी। समझ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, जब आपका जो कॉइल है वो नॉन कोप्लेनर और कंसेंट्रिक है, जैसे मान लीजिए एक कॉइल ये है और ये 3D फिगर है और एक कॉइल आपका ऐसे है और दोनों में आपको करंट दे दी गई है। मान लो इसमें I1 है और इस वाले में I2 है, तो अगर इसके आप डायरेक्शन निकालेंगे, ये वाली जो कॉइल है पहली वाली कॉइल, तो ओ सेंटर पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और दूसरे वाले इस 2 वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हो जाएगा B इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और B1 और B2 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, μ0NI1 ओवर 2R1। ठीक है। अच्छा यहाँ पर रेडियस तो क्या होगी, रेडियस आपकी सेम ही होगी, फिर R ही रहेगी, और तभी ये हमें इस तरह से मिले हुए हैं, लेकिन करंट अलग अलग होगी। तो ये B1 B2 हो गया। आपसे पूछेंगे कितने एंगल से इंक्लाइंड हैं, तो ये 45 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 1045 लगाएंगे तो आ जाएगा B2 बाई B1, या आप कह सकते हैं I2 बाई I1। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इतना एट सेंटर पे बता रहे हैं। क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, तो कह रहे हैं अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो बताइए करंट कितनी होगी। अब देखो टोटल एक कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0NI ओवर 2R, और μ0 जो है परमिबिलिटी जो है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब आपको करना ही क्या है, इसमें b दिया है आपको, b कितना दिया है 37.68 इंटू 10⁻⁻4, μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अच्छा n की बात नहीं हो रखी है, अच्छा हो रखी है 100 है, तो इसको आप 100 लिखिए। करंट इसमें पूछ रहे हैं तो उसको आई रहने दीजिए, अपॉन में 2 इंटू रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में ले आइए 10⁻⁻2। पूरा सॉल्व कर लीजिए, आई आएगा आपका इसको सॉल्व करने के बाद 3 एम्पियर। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक वायर है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, जैसे ना एक वायर है तो वायर के पास क्या होगी, लेंथ, और कहते हैं कि वायर से हमने क्या कर दिया, एक कॉइल बना दी। तो कॉइल जब बनाएंगे तो उसकी लेंथ क्या होती है, सरकमफेरेंस 2πr। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो लेंथ होगी वही 2πr होगी। तो r की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब भी ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है l, कैरिंग करंट भी दिया है, देखो वही क्वेश्चन है, बेंड कर दिया इन फॉर्म ऑफ सर्कल, तो मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा किसी भी कॉइल का या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इक्वल टू IA, और सर्कुलर है तो ये हो जाएगा I पाई r स्क्वायर। तो बस अब आपको r निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r हो जाएगा l ओवर 2π, और l की वैल्यू है 314 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल लो क्योंकि SI यूनिट में आंसर है 2 और पाई की वैल्यू 3.14। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका r कितना आ जाएगा 1/2 मीटर। जैसे ही r आएगा तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल देंगे, m इक्वल टू करंट है आपकी 14 इंटू a हो जाएगा पाई हो जाएगा 22/7 इंटू r स्क्वायर 1/4। तो इससे कट गया 2 बार, 2 से कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी कोई क्वेश्चन है बताइए आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके यहाँ पर बैठे हैं, मैथ्स करके बैठे हैं, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को आप मत छोड़ें, आपको जेई की कसम। ठीक है, थर्ड चैप्टर है, थर्ड क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए इज B1। देखो सेंटर पे B1 कह रहे हैं, तो अभी भी मैंने आपको सारे फॉर्मूला इसीलिए रिवाइज करवा दिए, तो म्यू नॉट एन आई, एन अगर नहीं दिया होगा आप हटा देना, ये है। कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3 टाइम ऑफ द रेडियस, मतलब एक्सिस की बात कर रहे हैं, और एक्सिस का अभी भी हमने फॉर्मूला लिखा था कि एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और आपको एक्स दिया है √3 टाइम आर, तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा, इसमें आप वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, तो ऊपर वही रहेगा, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 2 इंटू 8R। तो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं B1/B2 बताइए। अब आप खुद ही कर लीजिए यार, B1/B2 तो कुछ भी कर सकते हैं आप, B1/B2 कर देंगे तो 8:1 आ जाएगा, खत्म, 8:1। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो कंसेंट्रिक आपके सर्कुलर क्या है लूप हैं जिनकी रेडियस दे रखी है आपको, इसमें इसकी 30 दे रखी है और इस वाले की 50 दे रखी है, और इसमें करंट ऐसे आई है और इसमें करंट ऐसे आई है। तो आपसे कह रहे हैं XY प्लेन में है, तो और करंट इतना, आई की वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्शन से द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू क्या होता है, IA होता है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको करना क्या है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, M इक्वल टू एन IA, और यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब के डायरेक्शन में होगा। अब सब में डायरेक्शन तो सेम दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं, अगर आप पहले वाले का कैलकुलेट करते हैं, इस वाले का, देखो अब डायरेक्शन से देखो तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई पाई, और ये 30 दिया है, 30 मतलब हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर रेडियस, ठीक है, माइनस आई पाई 0.5 का स्क्वायर, और डायरेक्शन इनकी के है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आई की वैल्यू कितनी दी है, कॉमन निकाल लो, पाई तो 22/7 बाहर आ गया, आई की वैल्यू दी है 7, तो अंदर क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे a + b - b से, तो ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट, ये इसको सॉल्व करके आएगा आपका 7/2 और नेगेटिव में आएगा, तो 7/2 नेगेटिव में बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन फिर वही आ गया कॉइल वाला, कह रहे BX और BY मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ 2 कॉइल इतना इतना रेस्पेक्टिवली ईच ऑफ इतना इतना। तो पहले तो आप सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, तो क्या होता है म्यू नॉट NI ओवर 2R। तो आपसे कह रहे हैं कि X और Y अगर ये हैं जिनके पास इक्वल करंट है, इसके बाद 200 टर्न है, इसके रेडियस 20 है, इसके बाद 400 है और इसकी 20 है, तो B जो है वो N/R पे डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है, रेशियो तो करना है, तो X ओवर Y कर लीजिए। तो X ओवर Y जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा NX ओवर NY। अच्छा, रेडियस क्या है दोनों की 20, तो रेडियस भी हटा दो क्योंकि रेडियस तो सेम ही है ना, तो NX ओवर NY, तो NX ओवर NY क्या हो जाएगा 200/400, और 200/400 तो पूरी दुनिया जानती है 1/2 होगी। अगला क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको पूछा किसका गया है, आपको पूछा है BX एंड BY का। कई बार बच्चे मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, वहाँ BY ओवर BX का कराते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एक क्वेश्चन मत करना, तब भी जितने करोगे उतने सही करना। तो 1/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन जो 6 है वो सेम वही क्वेश्चन आ गया, सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे पूछ रहा है। अब देखो अभी भी हमने देखा B इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट NI ओवर 2R। देखो जब इससे क्वेश्चन टफ आता है ना तो हम भी उसमें फंसते हैं, जब इससे क्वेश्चन इजी आता है ना तो सबसे हो जाना चाहिए। यही तो क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में आपको एक लेवल में लेके आएंगे।
टफ क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, फिर सभी लोग सोचेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसमें आप नंबर ऑफ टर्न दिया है तो बी किस पे डिपेंड करेगा, एन बाई आर पे। तो दो कॉइल दी है B2 और B1, तो B2 और B1 जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू R1 बाई R2, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू दी है आप रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो ये एक हमें वैल्यू दी है 2, एक की दी है 5, 2/5 ये हो गया, 5/2 सॉरी, और दूसरा वाला हमको इसमें क्या दिया है, अनवांटेड सर्कल, द कॉइल इज अनबाउंड एंड रीबाउंड इनटू सर्कुलर। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर कॉइल में जब बाउंड करेंगे तब क्या होगा, जो अभी अभी हमने किया था। अब देखिए, जो अभी हमने रेडियस कैलकुलेट करी थी इसमें, वही रेडियस आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो आप इसको करना, B1 सेंटर पे दिया है पहला वाला, वो उसकी वैल्यू तो आर ही रहेगी रेडियस की। दूसरे केस में वो कह रहा है कि इसको रीबाउंड किया है सर्कुलर में जिसके 5 टर्न होंगे। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको इस क्वेश्चन को जो हमने टोटल लेंथ का कंसेप्ट आपको बताया था कि लेंथ जो होगी वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। तो रीबाउंड में जब सरकमफेरेंस के आप इक्वल करेंगे तो वहाँ से सेकंड केस की क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। अगर पहले केस की रेडियस r है तो आप दूसरे केस की जो रेडियस है वो L/2π करके निकाल सकते हैं। ठीक हो गया भैया, चलो कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें आपको क्या क्या दिया है, आपको इसमें N2 दिया है 5, N1 दिया है पहले का 2, ये तो क्लियर है। उसके बाद आप देखें N1 और N2 तो दिया है, पहले की रेडियस को अगर आप R एज्यूम करते हैं और दूसरे की जो रेडियस है R2 वो कितनी हो जाएगी, दूसरे की रेडियस निकाल लीजिए। दूसरे की रेडियस हमें नहीं दी ना, रिबन, हाँ सर्कुलर टर्न है तो सेम करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे की जब रेडियस आप कैलकुलेट करेंगे तो उसी से निकाल दीजिए। किससे, जो रेडियस है किसी भी कॉइल की वो कितनी हो जाएगी, दोनों के लिए कॉइल और उसका वैल्यू सेम रहेगी, तो ये ओवर N2 इससे निकाल दीजिए। एक तरीका तो ये है, ठीक है। R2 की वैल्यू एक तो इससे निकाल दो, ये सब रखे हुए तो यहाँ पर 25/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हम क्या वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, एक जो मैंने आपको, ये तो मैंने वो मेथड बताया कि जब आपको ऐसे दिया रहेगा, जो मैंने पहले वाली मेथड बताई थी उसमें क्या बताया था, देखो जब आपके पास कॉइल के कितने थे, एक मेथड और है इसको करने का। पहला तो ये हो गया कि आप B1 B2 का रिलेशन देखो और उस रिलेशन से क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आप N2 निकाल दो। एक मेथड और है, ये तो थोड़ा सा समझने वाली मेथड है, जो दूसरी मेथड है वो इससे भी अच्छी है। देखिए हमको ये कहा गया था जो पहली वाली कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और उसकी हमारी रेडियस मान लो R1 जो है वो हमें निकालनी है। तो जो टोटल लेंथ है उस कॉइल की वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न है 2 और रेडियस आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr1। तो R1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, L/4π। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, μ0 N1 I/2R1। वैल्यू रख देंगे इसमें पूरे में तो कितना आ जाएगा, μ0 4π I/L। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में जो लेंथ है N2 जो है हमारा वो कितना है 4, रेडियस है R2, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ अगेन वही सेम ही है, सेम कॉइल है, तो 4 × 2πr2 हो जाएगी। तो R2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, L/8π आ जाएगी। ठीक है, इसको बच्चे जल्दी समझते हैं। तो B2 कितना हो जाएगा, μ0 N2 I/2R2 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना बनेगा, μ0 16π I/L। दोनों को आप डिवाइड कर लो। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, अच्छा कुछ गलत हो गया, उसमें टर्न कितने दिए थे सेकंड में, 5 दिए थे, 5। तो ये हमारा 5 है, ये 5 है, ये भी आपका 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और
यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 5, एन तो आपको 5 दिया है, आई रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू R2 की वैल्यू L ओवर, ये ऊपर जाएगा कितना 10 पाई। ठीक है, तो 2 से 5 तो 25 बाई, अब दोनों का रेशियो निकाल लो, तो B1 बाई B2 कितना आ जाएगा 25/4। क्लियर है। B1 बाई B2 नहीं आपको पूछा क्या था उसमें, B2 बाई B1 सॉरी, क्योंकि B1 बाई B2 आपका 4/25 आएगा, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये वाली जो मेथड मैंने लगाई, ये वाली, ये तो होती है ना, ये तो आप समझ चुके होंगे। ये आपको दिया था, आपने इसको R एज्यूम कर लिया, अगर आप इसमें पहले को नहीं करना चाहते हैं सॉल्व। दूसरे के लिए मैंने यही लगाया है, देखो ये जो R2 की वैल्यू है ना, ये आप यहीं से निकाल सकते हैं कि कैसे आई। तो आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे तो आप यहाँ से आप R2 तक पहुँच जाएंगे, R2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो N1 कितना दिया है 2, R1 है आपका R, N2 कितना है, N2 है आपका 5, तो यहाँ से आपका R2 निकल जाएगा। इसी R2 को हमने यहाँ रखा तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड 1 थी, और ये मेथड थोड़ी लंबी है लेकिन जल्दी समझ में आ जाती है, ये मेथड 2 थी, और बहुत क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन 7 है। अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया, आपसे पूछ रहे हैं कि कोई यूनिफॉर्म लॉन्ग हलो कंडक्टिंग वो है सिलेंडर। ठीक है, तो मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट आई जा रही है, और ये एक हमारा, ये मान के चलिए कि एक सिलेंडर है ऐसा। तो आपसे पूछा गया कि सिलेंडर के अंदर, एक तो ये हो सकता है कि बाउंड्री पे पूछ लिया, इस सिलेंडर के कहाँ इनसाइड पूछ लिया, एक आउटसाइड पूछ लिया। तो अगर इनसाइड आपसे कभी भी इस होलो सिलेंडर का पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आपसे कह रहे हैं कि इसका बी फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो जो होलो सिलेंडर होते हैं आपके, आपसे अगर इसमें कभी भी पूछते हैं कि भैया बताइए कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपका जो बी आउटसाइड होगा वो वही होता है जो इनफाइनाइट वायर का होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। आर वो डिस्टेंस है जहाँ पर आपको निकालना है। ये आपका मान लो सिलेंडर है, इसके आपको आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो वो जो बी आउट का है वो यही है जो आपने कैलकुलेट किया। अगर आपसे कहेंगे बी इनसाइड का बताइए, अगर ये सिलेंडर कैसे है, हलो सिलेंडर है, ठीक है, और कैसे सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इनसाइड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड 0 हो जाएगा अगर आपका ये सिलेंडर कैसा है, हलो सिलेंडर है, थिन है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट फंक्शन ढूंढिए, तो आउटसाइड के लिए B1/R होगा, इनसाइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो मैं इसका एक मैप ही बता देता हूँ आपको, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए इसमें 3 केस बनते हैं, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ये सिलेंड्रिकल वायर वाले, तो जो सिलेंड्रिकल वायर वाले क्वेश्चन बनते हैं सिलेंडर वाले, इसमें पहला बनता है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के अगर आपसे पूछे कि इनसाइड कितना होगा, तो इसका सॉलिड सिलेंडर का इनसाइड होता है म्यू नॉट आई आर ओवर 2r स्क्वायर पाई। आर यहाँ पे रेडियस है, आर आपका क्या है, सारे केस में रेडियस है, और स्मॉल आर आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आपको निकालना है। आउटसाइड का सब में सेम रहता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये स्मॉल आर वो है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। वहीं अगर यहाँ पे थिन आ जाए, थिन हलो सिलेंडर आ जाए, तो थिन हलो सिलेंडर में क्या होता है कि आउटसाइड तो इसमें भी वही होगा जो यहाँ होगा, लेकिन इनसाइड कितना हो जाएगा थिन में आपका म्यू नॉट, सॉरी 0 करो, इनसाइड में कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ें हैं। अब इसका ग्राफ पूछें, अगर आपको सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ देखना है बी और आर का, तो कैसे बनेगा देखिए। पहले ऐसे जाएगा इनसाइड और आउटसाइड फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ पर अगर पूछे बी और आर का ग्राफ थिन हलो सिलेंडर में, तो वो आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर का ये है और थिन हलो सिलेंडर का ये है। और क्वेश्चन किसका पूछा था आपको, हलो सिलेंडर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि 2 आपके पास लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो पैरेलल आपने प्लेस करे हैं।
उसके बाद कह रहे हैं जब पैरेलल प्लेस करे हैं, पैरेलल प्लेस करने के बाद 8 सेंटीमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट मिड पॉइंट, तो दो वायरों के मिड पॉइंट में बताओ। अब देखो दो, जब भी कोई कंडक्टिंग वायर आपने प्लेस करे हैं उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 2πr। अब मिड पॉइंट कह रहे हैं तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस d है सपोज, तो r कितना हो जाएगा d/2, तो आपको करना क्या है इसमें d/2 रख देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0I ओवर 2πd/2। तो अब क्या है इसमें कि b की वैल्यू ये दी है, b यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। μ0 आपको पता है, d डिस्टेंस 8 है तो d/2 4 हो जाएगा, i शायद आपको निकालनी होगी, तो i की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी वो एक दूसरे में कैंसिल करेंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनेगी और इसमें अपोजिट डायरेक्शन 2 में है, तो आपका अच्छा 3 में है इसमें अपोजिट डायरेक्शन, और इनकी डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर अगर न्यूट्रल पॉइंट 0 हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला आ रहा है, आप चेक करिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि लॉन्ग सोलोनॉइड है। देखो सोलोनॉइड जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0NI, और सोलोनॉइड की खास बात यह है कि जो इसमें n है वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कभी कभी आपको एजर्सन रीजन दे सकता है। तो जब भी ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम होती हैं जैसे सोलोनॉइड की होती है, और इसको अगर आप फ्रीली छोड़ेंगे तो ये हमेशा आपका जैसे बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में रुकता है वैसे ये भी रुकेगा। तो अब ये जो B है आपका, B कितना है μ0NI, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर करंट डबल कर दें, नंबर ऑफ टर्न पर को हाफ कर दें तो कितना होगा। तो देखिए B किस पे डिपेंड है, N1I1, तो B1/B2 कितना हो जाएगा N1/N2 I1/I2, बस अब वैल्यू रख दीजिए। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर N2 को N1 का हाफ कर दें और करंट को डबल कर दें, तो भाई दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ सॉल्व करके 1 आ जाएगी, तो B1 किसके बराबर हो जाएगा B2 के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं अभी भी करा चुका हूँ, मैंने ऑप्शन सेट नहीं किए। कह रहे हैं एक आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जिसकी रेडियस r है, करंट ये है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कह रहे हैं देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये आपका जो वायर है इसका क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका अभी भी बताया था मैंने, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जब को पूछेगा तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फिर वही कंडीशन अभी भी बताई थी आपको, μ0I/r, ठीक है, μ0I अपॉन में 2πr, ये कब लगेगा, जब आपकी रेडियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और वहीं ये लग जाएगा μ0I स्मॉल r अपॉन में 2πr², ये कहाँ पर लगेगा, जब ये r इससे कम होगा। तो ये जो वैल्यू है ये भी मैग्नेटिक फील्ड की है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और ये जो हमने बताई थी ये सिलेंडर के 2 केस थे, ठीक है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है वो बिल्कुल आपका सॉलिड सिलेंडर जैसा बिहेव करता है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर, पहले तो आपको पता ही है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप B कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में μ0I/2r होता है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे बताना है, एट अ डिस्टेंस r/2। अब अभी भी मैंने आपको एक्सिस का कई बार फॉर्मूला बता दिया है, तो एक्सिस के फॉर्मूले में जो x की वैल्यू है वही आपकी क्या है r/2, तो उसको आप रखिए और सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या रख दीजिए, अच्छा ये इन्होंने रेडियस r दे रखी है छोटी वाली, तो हम इसको छोटा r बना देते हैं, तो ये r/2, और रेडियस यहाँ पे भी क्या है r², इसका क्या हो जाएगा 3/2। जहाँ पर भी रेडियस है उन्होंने स्मॉल r दिया है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये b एक्सिस पे आप B2 कर लीजिए, तो सॉल्व करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, इतना आपके लिए छोड़ते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स कैलकुलेशन। कैसे आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो आपका ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो फोर्स भी कैलकुलेशन के 2-3 तरीके हैं भैया। अब देखिए, जब भी आप ये फोर्स कैलकुलेशन करेंगे तो पहला तो ये है कि फोर्स कहाँ निकाल रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे आप फोर्स निकालते हैं, इस पे निकालते हैं, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं, तो वो होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे ये आपकी फोर्स की वैल्यू होती है। और वहीं अगर आप किसी वायर पे या स्ट्रेट कंडक्टर पे लगाएंगे जिसमें हमारा करंट आई है, स्ट्रेट कंडक्टर पे लगाएंगे जिसकी करंट क्या है, आई है, तो उसका जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा B होगा, तो वहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी I इक्वल टू एल क्रॉस बी, जिसको आप बोलते हैं BIL साइन थीटा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर आपके पास दो स्ट्रेट पैरेलल वायर दिए हैं, पैरेलल क्या दिए हैं, पैरेलल वायर दिए हैं, तो पैरेलल वायर के केस में कहाँ पर लगाएंगे, तो वहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू I1 I2 ओवर 2 पाई R। तो जैसे दो वायर दिए हैं पैरेलल, जैसे एक ये है एक ये है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ये 1 और 2 अगर वायर हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F1 का जो 2 पे लगेगा और जो 2 का 1 पे लगेगा वो आपके इक्वल ऑपोजिट होंगे, ठीक है। इसमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती है उसको पैरेलल करंट कहते हैं। पैरेलल करंट आपका हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट आपकी रिपेल करते हैं। दैट मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, एक कभी कभी ग्राफ भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। अगर आपसे पूछेंगे कि फोर्स और I1 I2 का ग्राफ बनाइए, तो फोर्स और I1 I2 का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे फोर्स और I1 I2 का ग्राफ बताइए और वहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि I1 I2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। अगर आपसे कहते हैं कि फोर्स और I1 I2 का ग्राफ बताइए, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में केस में फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। कह रहे हैं कि दो वायर हैं, एक्स इतनी लेंथ है, दूसरा इतना है, पैरेलल ही रखे हैं। तो देखो पैरेलल वाला क्वेश्चन आ गया, और पैरेलल वायर में जो फोर्स लगता है आप पहले का दूसरे पे लगाए या दूसरे का पहले पे लगाए, दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो जब ये आएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में 2 पाई जो उनके बीच की डिस्टेंस है R इंटू एल, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स बताइए, तो वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे अगर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई तो ऊपर ही हो जाएगा 2, I1 आपको दिया है 2, एक दिया है 3, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, आपको डिस्टेंस दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। और जो यहाँ पर आप लेंथ यूज करेंगे, लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको दी है वाई वायर, वाई की लेंथ है 5 मीटर और एक्स की है 50, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपको कैलकुलेट किसका करना है, कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन वाई। तो फोर्स किस पे निकालना है, वाई पे निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, एक्स की वजह से निकालना है। तो हमारी जो लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, एक्स की आएगी या वाई की आएगी, क्योंकि हमें निकालना है वाई पे। और इसका जो प्रोसीजर होता है करने का वो क्या होता है, BIL साइन थीटा से होता है। तो जो हमारी यहाँ पे लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी आपकी वाई की, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं एक्स की आएगी ना, L1 की लेंथ आएगी पहले वाले की, तो ये हो जाएगी 0.5, क्योंकि इसको भी हम किस में बदल देंगे, मीटर में, समझ रहे हैं। तो हम जब जिस पे भी निकालते हैं, मान लो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4, तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। तो इसके हिसाब से तो यही ऑप्शन है, और ये टुवर्ड्स एक्स होगा, ठीक है।
टुवर्ड्स से क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल होता फिर ये नहीं होता। देखो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका a के वायर है, a के वायर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस d है, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, ये x है मान लो, ये y है। तो अगर आप फोर्स ऑन y निकाल रहे हो ड्यू टू x, तो आपका अगर दोनों की लेंथ वैसे तो सेम दी रहती है, मान लो इसकी L1 दी है, इसकी L2 दी है। अगर आप किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन y ड्यू टू x, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज होता है, x का होता है। तो x का मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा तो x की लेंथ यूज होगी, क्योंकि इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट I1 I2 बट 2 पाई d। दिक्कत किस में है, लेंथ में। तो लेंथ कितना आ जाएगा, L1। ठीक है, तो x की वजह से निकाल रहे हैं L1, y की वजह से निकालेंगे L2। ठीक है, और ये पैरेलल कर रही हैं तो पैरेलल में क्या होगा, टुवर्ड्स x हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये दिया है, इसमें आपको एक ट्रायंगुलर ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है। ठीक है, और ये कोई एक शेप दिया है ABC, ये क्वेश्चन में दिया है, ये D है, ये E है, और इसकी लेंथ भी दी है, ये 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप है और इसमें करंट जो है हमारी वो कितनी जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट CD, तो CD पे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी लाइन सेगमेंट पे निकालते हैं तो आ जाएगा BIL साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू साइन थीटा हमारा आएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया अभी इससे पहले कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स उसकी जो लेंथ की वजह से लगेगा। सिंगल वायर की बात हो रही है तो वो कितना लगेगा, BIL साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो आपको ये साइड दे रखे हैं, इसमें जो साइड दिए हुए हैं वो कितना है, साइड आपका है सबके 5 हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा 60। तो आप वैल्यू रख दीजिए, B की वैल्यू रखो 10 इंटू 0.05 इंटू 0.5 इंटू साइन ऑफ 60 हो जाएगा, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसको सॉल्व करके 0.216 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला। करे एज सोन इन फिगर, और मेटालिक रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी इतना इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल मिनिमम करंट फ्लोइंग इन द रॉड। अच्छा, इसका ना एक डायग्राम बना था, वो मैंने अभी नहीं बनाया, उसको मैं पहले बना देता हूँ। ये एक डायग्राम है, ऐसा आपको बना के उन्होंने दिया है, और ये जो है ना ये वाला, ये 45 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे है, देखिए ऐसे करके ये रॉड आपको दी है, और इसमें एक करंट ऐसे मूव हो रही है I। तो आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो हमें मिनिमम करंट बताइए जिससे ये किस में आ जाए, बैलेंस में आ जाए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर ये आपका 45 डिग्री है, और जो रॉड है ये, अगर ये रॉड यहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है इसका, ठीक है, तो ये जो रॉड है इस पे इसका वेट कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा mg, और इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mg cos 45, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg साइन 45, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यहाँ हो जाएगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में BIL F, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये थीटा, ये भी 45 हो जाएगा। इसको जब आप कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो हमने बनाया ये थोड़ा ऐसे लगेगा, इसमें देखिए ये वाला इस साइड को लगेगा ऐसे, तो BIL जब हमने ये बनाया तो BIL की जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से, ये वाली अगर ये 45 है तो ये BL cos 45 हो जाएगा। अगर ये रॉड यहीं पर रहती है तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तो जो mg cos 45 है वो आपका BIL नहीं, ये जो साइन है ना, mg साइन 45 जो है, साइन 45
वो BIL cos 45 को बैलेंस करेगा। अब देखो sin 45 cos 45 दोनों होते तो 1/√2 हैं, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है I, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा mg/BL। देखो क्वेश्चन इतना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा भी है मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फ्लोइंग इन रॉड टू कीप इट स्टेशनरी व्हेन इतना फील्ड इज अप्लाइड इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें उसको रॉड को उसमें प्लेन में रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे कैसे वो स्टेशनरी रहेगी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो m/g कर लीजिए और यहाँ से इसका आंसर आएगा 30 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ई दिया है आपको, ई दिया है ई के, और बी दिया है BJ, और बी की वैल्यू दी है। कह रहे हैं ई बताइए जिससे हमारा जो ये एनर्जी है इतनी अलोंग द एक्स एक्सिस अनडिफ्लेक्टेड होगा। मतलब ये वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है, अगर वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा तो वेलोसिटी सिलेक्टर। देखिए यहाँ पर एनर्जी दी है जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी है 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv² और 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V कितना आ जाएगा, 728 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 अपॉन में इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, और मास की वैल्यू रख दो इलेक्ट्रॉन की 10⁻⁻31, और ये सब किस में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये बन रहा है 16 इंटू 10⁻6, और वेलोसिटी सिलेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपको E निकालना है, E हो जाएगा V इंटू वी, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻6 इंटू B की वैल्यू आपको दी है कितनी दी है B की वैल्यू, ये 12 इंटू 10⁻³ मिली टेस्ला दी है, और यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा 192 इंटू 10⁻³ Vm-1। तो आप कह सकते हैं इसको 192, ठीक है, 192 के Vm-1, क्योंकि प्लस में आ गया यहाँ पे तो ये के में चले जाएगा। तो देखो माइनस प्लस में भी उन्होंने क्वेश्चन घुमा रखे हैं। तो मिली का मतलब बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये मिली का मतलब आप समझ लीजिए जब भी आप 1m लिखते हैं, जैसे 1mj लिख दिया आपने तो 10⁻³ हो जाएगा, और 1kj जब भी लिखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड अगर कोई भी घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है q/2m, और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा μL = -e/2m अपॉन में इंटू में l, ठीक है। इसके भी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे लिख के ताकि आप कर पाए। अब इसी पे मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ी से कुछ बातें और बता देता हूँ। अगर आपको बार मैग्नेट दिया है और आपसे कहा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। अगर आपको बार मैग्नेट नहीं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दिया है जैसे कि अभी दिया था, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है QVR, R है रेडियस, V है वेलोसिटी /2, और इसी को हम एक नया फॉर्मूला भी बनाते हैं अपॉन में अगर इसके L लिख देंगे तो वो आता है Q/2m। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेंगे तो वहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है। अगर आप L की वैल्यू NH/2π रख दें तो जो μL की वैल्यू निकल के आती है, जो μL की वैल्यू आपकी या μL/L की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है n टाइम EH/2, 2 जा 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो 4πme ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, μB से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 10⁻24। तो अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो n क्या रख दोगे 1, तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, कई बार आपसे इस मैग्नेटिक मोमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आपसे इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मैं बार मैग्नेट दे दिया है, ठीक है,
जैसे एक बार मैग्नेट दे दिया है, ये एक बार मैग्नेट दे दिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक। और मान लो दूसरा बार मैग्नेट दे दिया है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। कहेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इस कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर एम नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ऐसे दे दिया जाए कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे बना दिया जाए, तो देखो साउथ से साउथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है, इसका भी m है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री है तो √m² प्लस m², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो S से S मिला होना चाहिए, अगर N से मिलाएंगे तो N से N मिला होना चाहिए, NS कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर S से N ये है और ये N से S ऐसे है मान लो, और आपको एंगल भी दे दिया जाएगा, ठीक है, मान लो 60 दे दिया, तो आपसे पूछेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो देखिए यहाँ N है और यहाँ S है, तो आपका थीटा कितना होगा, थीटा देखो पूरी लाइन का एंगल, पूरी ये लाइन से एंगल कितना होगा 180, और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, तो 120 आएगा। तो फिर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए। अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है अलग अलग, तो आप इसमें फिर 2m1m2 cos ऑफ 120 लगाइए, ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे ये बार मैग्नेट है, कह देंगे इसकी पोल स्ट्रेंथ दी है आपको -qm + qm, बार मैग्नेट वाले क्वेश्चन हैं, और इसकी लेंथ l है, कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो इसको अगर आप सेमी सर्कुलर वायर में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसको हमने सेमी सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया है ऐसे, तो जिसकी रेडियस r है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। तो अगर इसका पहले मोमेंट m था, तो इसका m1 हो जाता है 2m/2π, ठीक है। अभी कैसे निकलता है देखिए, एक और स्लाइड ले लो, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से पढ़िए। मान लीजिए, अच्छा जी, चलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में। 3 केस यहाँ पे आपको बनेंगे क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 3 केस आएंगे। अच्छा जी, 3 केस क्या है, देखो चार्ज पार्टिकल जब भी आपके मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो चार्ज पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स लगता है वो आप सब जान चुके हैं कि फोर्स कितना लगता है, F = QV × V, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार V और V दे दिया जाएगा आपको और आपसे कहेंगे कि बताइए कितना फोर्स लगेगा, तो आप QV sin थीटा से पढ़ते हैं। तो पहला केस ये है जिससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पार्टिकल का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है, या आप कह सकते हैं पैरेलल हो या एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पर जाए या 180 डिग्री पे जाए, तो इस केस को हम बोलते हैं, जब यहाँ पर जो उसका पाथ फॉलो होगा, उस चार्ज पार्टिकल का हमारा पाथ जो फॉलो होगा, उस पाथ को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इन केस ऑफ 0 डिग्री या 180 डिग्री। अच्छा, अगर 90 डिग्री से जाएगा, तो 90 डिग्री से जब जाएगा तो पार्टिकल को रोटेट करने के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा और पार्टिकल गोल घूम जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ। क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ जो है वो R = उसका फॉर्मूला होता है mv/qv, ठीक है। और इसको मोमेंटम के टर्म में भी आप रिप्लेस कर सकते हैं p/qv। आप इसको अगर देखें तो मोमेंटम क्या होता है, p² होता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो p होता है √2k काइनेटिक एनर्जी × m, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा भैया घूमने पे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2πr/v, r की वैल्यू रख दीजिए, v की रख दीजिए, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। ध्यान रहे, जो पार्टिकल की स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा स्पीड हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करते हैं, आपके मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं कर सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी मोमेंटम चेंज होंगे, और चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में।
चेंज होंगे लेकिन इन डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल ना तो 0 से जाए ना 180 से जाए, वो चले जाए आपका किसी वेरिएबल एंगल से, तो वहां पर जो पाथ बनेगा उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ या हेलिक्स लाइक बनेगा, जिसकी जो रेडियस है वो हो जाएगा एम वी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, और क्यू बी, और टाइम पीरियड जब आप निकालेंगे टाइम पीरियड आ जाएगा वही जैसे आपका सर्कुलर में था, सेम वही आएगा, बस यहाँ पे पिच आती है, दो कंजिक्यूटिव के बीच की जो डिस्टेंस है पिच, वो होगी टाइम पीरियड इनटू वी कॉस थीटा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझेंगे। कह रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमने पास किया उनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स सर्कुलर वाली कंडीशन लगेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर इतना एंड रेस्पेक्टिव मास इतना, तो चार्ज का रेशियो बताओ। देखो अभी भी मैंने आपको बताया रेडियस इक्वल टू होता है एम वी ओवर क्यू बी, और इसी को अगर आप मोमेंटम के टर्म में बात करें तो कितना हो जाएगा 2mk ओवर क्यू बी। तो यहां से आपको चार्ज का रेशियो निकालना है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा √2mk और अपॉन में हो जाएगा br होगा। अब देखिए आप डिपेंडेंसी क्या है, जो Q है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम है, बचा तो क्या रेडियस बची, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो m/r पे डिपेंड करेगा। तो दो चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप रेशियो निकालते हैं भैया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, आप रेशियो निकाल दीजिए, तो m1 r1। ठीक है, अच्छा ये रूट दोनों में नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिए, रूट m में ही होगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मास ही रूट के अंदर है, इनटू ये हो जाएगा √m2 ओवर r2। देखिए अब आपको रेडियस की जो वैल्यू दी है वो 6:5 दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर लें तो ये 5:6 हो जाएगा 1 का 2, और m1 और m2 की जो वैल्यू दी है वो दिया है 9:4, तो रूट के अंदर से बाहर आएगा तो 3/2। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस करने हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक सिंगल आयनाइज मैग्नीशियम एटम है जिसका ए दिया है, इज एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी इतना एंड इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली, वही कंडीशन आ गया। तो पूछ रहे हैं रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस होती है परपेंडिकुलर केस ज़्यादा पूछा जाता है mv ओवर qb। तो भैया करेंगे क्या, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू, m कितना हो जाएगा, पहले तो आप देखिए इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, तो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा p बाई किस में, qb में। अच्छा जी, p कितना हो जाएगा √2mk हो जाएगा अपॉन में qb। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट तो ऐसे ही रहेगा 2। सिंगल आयनाइज मैग्नीशियम एटम, सिंगल आयनाइज मैग्नीशियम एटम के लिए m की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर 31 हो गया, इंटू काइनेटिक एनर्जी दी है 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 3। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, वैल्यू रख के आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहे हैं एक ड्यूट्रॉन है। अच्छा, ड्यूट्रॉन का सिंबल मैं आपको बता दूं 1h2 होता है और प्रोटॉन 1h1 होता है। कह रहे हैं मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, वही 90 डिग्री इफ rd और rp, देखो रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस होती है mv बाई qb, और वही डेटा जो भी दिया है आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया है तो काइनेटिक लगाइए, आपको पोटेंशियल के टर्म, ये मास के टर्म में दिया है तो मास वाला लगाइए। तो कह क्या रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो हमारा ये है तो आपको rd ओवर rp निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी नहीं दी है आपको। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूले को चेंज कर दो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 2mk अपॉन में qb। तो r की डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, वही लेना जो आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक तो मास है, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। और जब आप रेशियो निकालेंगे ड्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ओवर चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू
अपॉन में चले जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता होगा ये ड्यूट्रॉन है तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 2 टाइम m प्रोटॉन का मास, और इसका चार्ज हो जाएगा मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो हमारा चार्ज होगा क्यू पी जो होगा वो ये हो जाएगा, और एम इसका एम पी हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। सबकी वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या कह रहे हैं कि √x/1 आएगा, तो सॉल्व करके कितना आएगा 2/1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है इतना, आपको बी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2I+3J, कह रहे हैं कि इट हैज एक्सेलरेशन इतना, तो एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए से हम लिख लेते हैं इसको α_I-4J। तो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फा, देखो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, इफ इसका एक्सेलरेशन इतना दिया है तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट 0, तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2α - 12 = 0, और अल्फा यहाँ से 6 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारा इसका देखते हैं क्या है। पहला कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी में चेंज आएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज इट हैज वेलोसिटी डिपेंडेंस टर्म, तो मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करते, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज क्या होती है, नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज होती है ओनली इन डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड। सेकंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेटेड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट द मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग, ये गलत है भैया, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंसेप्ट यूज कर दिया है। देखो क्या करना है, करें कि मेटल है, मेटल सरफेस है, इसमें इल्यूमिनेट क्या है, रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ दी है, कह रहे इजेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इतना इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, एंगल 90, मतलब राइट एंगल वाली कंडीशन हो गई। कह रहे इफ इट स्टार्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, तो वर्क फंक्शन निकालिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा करती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब वर्क फंक्शन आप निकालेंगे तो SC/λ - K करना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब SC/λ तो आप निकाल सकते हैं, SC/λ आप निकाल दीजिए 6.626 × 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 × 10⁸8, और लैम्डा आपको दिया है 4500 × 10⁻⁻10 होगी। तो ये तो हो गया। अब वर्क फंक्शन की जब बात, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो दी नहीं है, तो आपको रेडियस दी है, तो इस रेडियस का कुछ यूज करेंगे। देखिए रेडियस क्या होता है, mv/qb, आपका रेडियस क्या होता है, mv/qb। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका qb/r/m, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रख दें वेलोसिटी की यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा mqb, ठीक है। अच्छा v² करना है, तो v² करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, q² हो जाएगा, b² हो जाएगा, r² हो जाएगा, और m², हमारा यहाँ पे m तो m ही था, यहाँ m था नहीं, तो एक m से नीचे m कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, r², b², q², और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा क्या हो रहा है, हाँ अपॉन में m² आ जाएगा, तो एक m बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस काइनेटिक एनर्जी पे क्या रख दीजिए, q², b², r², और एक 2 भी तो आएगा, अपॉन में 2 भी आएगा, 2m, और सबकी वैल्यू दी है। देखो Q कितना दिया है, Q आपका इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये रख दीजिए। B की वैल्यू कितनी दी है, 2 मिली टेस्ला, ये रख दीजिए। रेडियस आपको दिया है,
और कुछ देना है, कुछ नहीं देना है, वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 7 फिर वही क्वेश्चन आ गए आपके, कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, सेम वेलोसिटी है। तो सेम वेलोसिटी कह रहे हैं तो RmV/qb, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताइए। तो आप देखिए किस किस पे डिपेंड करेगा, एक बार अल्फा के लिए लगा दीजिए और एक बार किस पे लगा दीजिए, प्रोटॉन के लिए। तो अल्फा का मास कितना होता है 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी सेम है। चार्ज कितना होता है अल्फा का 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन में प्रोटॉन की बारी करें, प्रोटॉन का मास mp हो जाएगा और चार्ज कितना हो जाएगा e हो जाएगा। इस mp से इस mp कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। वेलोसिटी और भी लो ही मत, जो दिया नहीं है डेटे में या जो यूनिफॉर्म है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, और ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम ऐसे लिखते हैं, एक आपका ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, और अल्फा पार्टिकल हमारा ऐसे लिखा जाता है, इसको हम ये भी लिखते हैं 2He4, और ये डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो जब भी चार्ज लिखेंगे तो ये चार्ज को डिसाइड करेगा, तो ये हमारा E हो जाएगा, इसका इसमें हम इलेक्ट्रॉन के उसका इंटू करते हैं चार्ज का, ये भी E हो जाएगा और ये 2E हो जाएगा। तो ये आपका E हो गया, ये भी E हो गया, ये 2E हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मास की बात करें तो ये वाला जो है हमारा ये mp हो गया, ये 2 टाइम mp हो गया, और ये आपका 4 टाइम mp हो गया। बस आपको रेडियाई का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेडियस जब आपको मास के टर्म में देंगे तो किस पे डिपेंड करेगी, m/q। तो तीनों के लिए लगा दीजिए, करेक्ट ऑप्शन आता है इसका 1√2 1। चलिए 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन आ गया। देखो अभी जो मैंने बताया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड और एनर्जी रिमेन सेम फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। आगे कह रहे हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा जी, अच्छा गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके आए नहीं हैं, तो क्या है देखते हैं। कह रहे हैं कि द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। ऑप्शन दिया है ए, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फोर्स, डिक्रीजिंग द एरिया, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है, मतलब सेंसिटिव जब हम गैल्वेनोमीटर का नेचर देखते हैं वो आपका कैसे इंक्रीज होता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आपको गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन आएंगे तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क हमें देता है, वो टॉर्क हमारा उस कॉइल के डिफ्लेक्शन टॉर्क को बैलेंस करता है। जब वो दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है K α और हमारा मैग्नेटिक टॉर्क होता है NABI। तो यहाँ से आप देखिए, जब भी आपको सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी में जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, NABI/K। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे को देखेंगे कि अल्फा इंक्रीज कैसे हो रहा है, अल्फा इंक्रीज जब होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो जब n इंक्रीज होगा अल्फा इंक्रीज होगा, जब a इंक्रीज होगा अल्फा इंक्रीज होगा, जब b इंक्रीज होगा अल्फा इंक्रीज होगा, जब i इंक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा, जब k डिक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमको k को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये सेंसिटिविटी को हम डिफाइन इससे करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B और D। समझ रहे हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और आती हैं गैल्वेनोमीटर में जब पूछा जाएगा। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम यहीं पर देख लेते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर की जो हमारी सेंसिटिविटी है उसको हम मेजर करते हैं α = आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अफगानिस्तान का एक बहुत ग्रेट प्लेयर है हमारे नबी/K, नबी के करके आप याद करिए, नबी के और नबी के से हम क्या डिसाइड करते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है। अच्छा, अल्फा इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ये तो हमारा नबी के बताएंगे। अच्छा, दूसरा टर्म यहाँ से है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी कब निकलती है, जब आप अल्फा को करंट से डिवाइड कर दो। वोल्टेज सेंसिटिविटी कब निकलती है, जब आप अल्फा को वोल्टेज से डिवाइड करो। तो मेन क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अल्फा।
एल्फा, और यहाँ पर एल्फा की अगर आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, नबी ओवर के, आई से आई कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नबी एन ए बी ओवर, इसको आप लिख सकते हो के इंटू आर। अच्छा, दो तीन चीज़ें और हैं यहाँ पे, वो क्या हैं आप देखिए। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किस किस में, एक तो हम करते हैं एमीमीटर में कन्वर्ट करंट मेजर करने के लिए, और दूसरा हम इसको कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जैसे आपके पास कोई भी गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और आपसे कहा कि वोल्ट मीटर में या मीटर में इसको कन्वर्ट करो, तो उसके लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। मान लो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, आपने इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या करना है, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना है, ठीक है। अगर इसकी रेंज आई है, गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी है, इसमें क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी हो जाएगा। और अगर इस एस की वैल्यू आपसे पूछेंगे, आपको पता होगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिलेगी। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारा अमीटर में चेंज करने के लिए हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। अच्छा, दूसरी बात, हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हमने ऐड किया उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में आता है, तो उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। तो वहाँ पर जो करंट हो जाएगी इस गैल्वेनोमीटर में, वो कितनी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल ओवर आर प्लस जी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन होंगे। और आए हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्वेश्चन आए हैं पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, बार मैग्नेट के लिए मैं अभी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ना आपको मैग्नेटिज्म मैटर वाला चैप्टर करवाऊंगा, तो वहाँ पर बार मैग्नेट के बारे में भी बता दूंगा। क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना टाइम पीरियड है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो देखो, जो बार मैग्नेट होता है उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 2 पाई ओवर आई अपॉन एम बी, ये बार मैग्नेट का टाइम पीरियड है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा आपका, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो इनर्शिया ओवर टी का स्क्वायर, तो दोनों पे लगा के आंसर आ जाएगा। m1 बाई m2 जब आप करेंगे तो i1 बाई i2 इंटू ये कितना हो जाएगा, t2 बाई t1 का स्क्वायर। तो आपको इनर्शिया का रेशियो दिया है 3:2 और ये दिया है 3 और 4, वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/3। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब भी आप किसी डाइपोल को मैग्नेटिक बार मैग्नेट को घुमाएंगे तो उसमें वर्क डन कितना होगा, वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू होती है एम बी कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2 तक। और आपने इसको रोटेट कहाँ से कहाँ किया है, आपने 60 डिग्री पे इसको पहुँचाया है, ठीक है। और कहाँ से किया है, इनिशियल आपको नहीं दिया है तो 0 डिग्री से 60 डिग्री, तो ये 0 है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू दी है आपको, m ये है, b ये है, तो 14 2 जा कितना होगा, 28 होगा, 14 2 जा 28, 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए तो मर गए आपस में, इनटू जो आपका cos 60 होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 14J। तो भैया इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आप लोग समझ पाए हो ये सारी चीज़ें। अगर समझ पाए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं, जिससे उनका भला हो। महंगी कोचिंग को थोड़ा बाय बाय करें, और थोड़ा कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं या और अच्छी क्वालिटी चाहिए, मैं बहुत टफ कंटेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में आपको मैं होपलेस नहीं कराना चाह रहा हूँ। आप जो हमारी डिटेल वीडियो हो जरा उसमें आके देखिए, अभी हम थर्मो की बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कंटेंट क्या होता है। मैं वो वन शॉट बनाने वाला आदमी नहीं हूँ जिससे क्या होगा मैं आपको खुश करूँ। चीज़ें वही बताइए जो सारी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं,
हो सकता है आपको बार मैग्नेट का कभी टाइम पीरियड पूछ ले, कभी वर्क एनर्जी, ये एनर्जी पूछ ले कितना रोटेट, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, वो आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी और सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी होगी एक ऐसी वीडियो जो मास्टर वीडियो है मैग्नेटिज्म की। अगर आप उसको देख लेंगे और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा तो आपका 101% वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट। चैनल पे लाइक हैं शेयर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। विशिंग ऑल द बेस्ट।